डेट है आज 31 मई 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में हम। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड। फर्स्ट टॉपिक है अपना इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020। ये अवार्ड दिया गया जी एक इंडियन को अभी, जो भारत रत्न प्रोफेसर हैं CNR राव। मतलब इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, इंडिया का अवार्ड। ये इंडिया नहीं देता है ENI अवार्ड को, इसे देखेंगे कौन देता है। अभी मिला है जी इनको, CNR राव को। ये केमिस्ट हैं, एक केमिस्ट हैं। इनको मिला है 2020 का अवार्ड। किसके लिए मिला है? क्योंकि इन्होंने रिसर्च किया है किस में, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में और एनर्जी स्टोरेज के लिए। मतलब जो नवीनीकरण ऊर्जा होती है, जैसे सोलर विंड से, मतलब सोलर एनर्जी से ऊर्जा बनती है, बिजली बनती है, या विंड एनर्जी होती है जी, हवा से बनती है। इसमें इन्होंने कुछ रिसर्च खोज की है, इसके लिए इन्हें दिया गया 2020 का CNR राव को इंटरनेशनल ENI अवार्ड। इस ENI अवार्ड को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड। ये अवार्ड क्या है जी, यहाँ पे ऑफिशियल सेरेमनी होगी 2020 में जी। अभी दिया नहीं गया, अनाउंस किया है, घोषणा की है। और रोम में, इटली में है जी ये जगह। इटली की कैपिटल है रोम। इटली है कहाँ पे हमारा, ये यूरोप में कंट्री है जी। ये देखो मैप, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये इटली है, ये वायलेट कलर का, ये इटली है। यहाँ की कैपिटल है रोम। तो रोम में एक क्यूरिनल पैलेस है। पैलेस का मतलब है जी महल, महल का नाम है क्यूरिनल। वहाँ पे एक फंक्शन होगा, सेरेमनी होगा, तब अवार्ड दिया जाएगा इनको। ये अवार्ड जी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल रिसर्च। ऊर्जा और पर्यावरण की खोज के लिए ये अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड है। और इस अवार्ड को जी नोबेल प्राइज़ इन एनर्जी रिसर्च भी बोला जाता है। नोबेल प्राइज़ आपको पता है जी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है, लेकिन ये सिर्फ 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में। कौन कौन से हैं जी? आपके फिजिक्स हो गया जी, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, इकोनॉमी हो गया जी, अर्थशास्त्र, और आपका लिटरेचर हो गया, किसी ने बुक्स वगैरह लिखी हैं जी, उनके लिए दिया जाता है। और एक आपका हो गया जी नोबेल पीस प्राइज़, शांति के लिए अवार्ड। लेकिन ये सिर्फ 6 फील्ड में दिया जाता है। तो जैसे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा अवार्ड ये नोबेल प्राइज़ समझा जाता है, ऐसे ही ये एनर्जी रिसर्च में, ऊर्जा की खोज में सबसे बड़ा अवार्ड समझा जाता है ENI अवार्ड, या एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी बोला जाता है इसको। तो ये अवार्ड जी कौन देता है? इसे देता है जी इटली की एक कंपनी है, इटालियन ऑयल एंड गैस कंपनी ENI। ये इस अवार्ड को देती है जी, इस प्राइज़ को रिकग्नाइज करती है जी जिसने एनर्जी सोर्स के लिए कोई रिसर्च की है और एनवायरमेंटल रिसर्च को, पर्यावरण खोज को, इसको डेवलप किया है, इंक्रीज किया है, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। जिनको मिला है जी ये प्रोफेसर जो CNR राव हैं, CNR राव, ये इनकी इमेज देख सकते हो जी, ये है CNR राव, इनको अवार्ड दिया जाएगा ये। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक, व्हाट जर्मनी रिकग्नाइजिंग द कॉलोनियल इरा जीनोसाइड इन नम्बिया मीन्स फॉर द अफ्रीकन नेशन। अभी क्या जी, जर्मनी ने ये स्वीकार किया है कि जो नम्बिया में जीनोसाइड हुआ था, जीनोसाइड का मतलब है जी नरसंहार, नरसंहार का मतलब है जी, जीनोसाइड का मतलब मास किलिंग, एक साथ बहुत सारे लोगों को मारना, किलिंग नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। तो ये जीनोसाइड किया था जी जर्मनी ने नम्बिया में, उसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, और माफ़ी मांगने के लिए कहा है, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब है जी माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगने के लिए बोला है जर्मनी ने, नम्बिया से मांगेगा। ये नम्बिया कहाँ पे है जी? पहले ये देखो आप, वर्ल्ड मैप देखो पहले आप, ये वर्ल्ड मैप पे आ गए जी हम। ये अफ्रीका जी आपका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका में ये वाला, ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है जी, ये वाला है नम्बिया। अब आप इस बड़े मैप में देखो, ये अफ्रीका का मैप है जी। इधर देखो साउथ अफ्रीका से बॉर्डर लगाता है ये नम्बिया, जिसकी कैपिटल है जी ये विंडोक। तो ये अटलांटिक ओशियन है, इससे बॉर्डर लगाता है, ये आपको याद रखना है इसमें। और कौन कौन सी कंट्री से बॉर्डर लगाता है ये भी याद रखना है, अंगोला, बोट्सवाना और ये साउथ अफ्रीका, इन कंट्री से बॉर्डर लगाता है। UPSC का ये फेवरेट एरिया है जी, इंडियन ओशियन के अराउंड अफ्रीका वाला और इंडियन ओशियन का वाला पार्ट। तो यहाँ जो कंट्री हैं या रिवर निकलती हैं या लेक हैं, झील हैं, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है हर साल मैप का। तो ये आपको याद रखना है इसमें नम्बिया। अब ये जर्मनी क्यों माफ़ी मांग रहा है जी, इसने और किलिंग की थी जो नंबर ऑफ पीपल्स की, जीनोसाइड किया था नम्बिया में, क्या मैटर है इसको जानते हैं। देखो जी जर्मनी क्या है जी, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इसने रिकॉग्नाइज किया है, इसने मतलब माना है, पहचान दी है कि जो जीनोसाइड कमिट किया था नम्बिया में, नम्बिया में 2 कम्युनिटी के पीपल थे जी उस टाइम पे।
एक तो हेरेरो और नामा पीपल, ये कम्युनिटी है जी, समुदाय। जैसे आपके इंडिया में जी, अपने इंडिया में कास्ट हैं, धर्म है, रिलीजन है, ऐसी वहाँ पे कम्युनिटी हैं जी अलग अलग, नामा और हेरेरो। इन कम्युनिटी के लोगों को, समुदाय के लोगों को बहुत मारा, मतलब इनको मारा था जी, नंबर ऑफ पीपल को मास किलिंग कर दी थी। इसलिए जर्मनी ने स्वीकार किया है जी। हाँ, कब मारा था जी? देखो, नम्बिया कॉलोनी थी किसकी? जर्मनी की। जैसे इंडिया कॉलोनी थी किसकी? ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने हम पे राज किया। कॉलोनी का मतलब है जी उपनिवेश। अगर हिंदी की बुक पढ़ते होंगे लिखा होगा तो वहाँ पे लिखा रहता उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब है जी कॉलोनी। जब कोई एक बड़ी मतलब कंट्री क्या है जी, रूल करती हो दूसरी कंट्री में आके, लेकिन उसकी मेन पावर कहीं और पे हो। जैसे ये था जी ब्रिटेन। ब्रिटेन यहाँ पे जी, इसने देखो इंडिया में आके रूल किया, 200 साल से ज़्यादा राज किया। यहाँ का जो मेन गवर्नमेंट यहाँ पे काम करती थी, लेकिन यहाँ पे ये अपने लोग भेज के यहाँ पे रूल किया जी, इसको गुलाम बना के रखा इंडिया को। तो इसी तरह से जर्मनी जी, जर्मनी ये आपका यहाँ पे जी, जर्मनी ने नम्बिया को गुलाम बना के रखा था जी, ये इसकी कॉलोनी थी जर्मनी की। तो जर्मनी में उस टाइम में जी ये हत्या की थी लोगों की। तो जर्मनी ने अभी स्वीकार किया है कि अनाउंस किया है, घोषणा की है कि वो यूरो 1 ये यूरो का निशान है जी, जैसे रुपये का होता है ना सिंबल ऐसे, और डॉलर का होता है ये वाला डॉलर का ये वाला। तो ये यूरो देगा जी 1.1 बिलियन, या डॉलर देगा, डॉलर 1.2 बिलियन में ये इतनी रकम है जी। ये सहायता के तौर पे नम्बिया को देगा जी, और माफ़ी मांगेगा नम्बिया से। ये जिनोसाइड कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। 1904 से लेकर 1908 के बीच में जर्मनी कॉलोनियल सेटलर ने टेंस ऑफ थाउजेंड मैन और वुमेन चिल्ड्रन को मारा था जी, हेरेरो और नामा ट्राइब को। ये कम्युनिटी के लोग थे जी, जनजाति रहती थी कहाँ पे? नम्बिया में। तो 1904 से 8 के बीच में इन लोगों को मारा था जी। तब ये जर्मनी की कॉलोनी थी जी, और जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका बोला जाता था इस नम्बिया को, जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका। क्यों? क्योंकि जी देखो, ये जो अफ्रीका में है जी, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ है और वेस्ट भी है, ईस्ट इधर है, तो साउथ वेस्ट रीजन में आता है जी। तो जर्मन साउथ वेस्ट रीजन बोला जाता था इसे, इस वाले को, जर्मन साउथ वेस्ट अफ्रीका। रीजन क्या था जी, क्यों मारे थे लोगों को? क्योंकि लोगों ने जो लोकल ट्राइब है उन्होंने विद्रोह कर दिया था, रिबेलियन कर दी थी जर्मन सेटलर के खिलाफ, अगेंस्ट। क्यों? उन्हें लगता था ये इनकी लैंड और रिसोर्सेज को खतरा पहुंचा सकते हैं, मतलब इनकी ज़मीनें हड़प रहे हैं, यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। तो वो तो चाहेंगे ना कि यहाँ से लोगों को भगाया जाए, क्योंकि ये तो लोकल ट्राइब थी, हेरेरो और नामा नाम की। तो इन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो जर्मन ने क्या किया जी, इसके रेस्पॉन्स में बैटल हुई जी, बैटल ऑफ वाटरबर्ग। तो ये बैटल आपको याद रखनी है जी, ये लड़ाई वाटरबर्ग की लड़ाई, बैटल ऑफ वाटरबर्ग। इसमें 80,000 हेरेरो, 80,000 हेरेरो, 80,000 हेरेरो नाम के जो पीपल हैं जी, हेरेरो कम्युनिटी है उसके पीपल, वुमन, चिल्ड्रन मार दिए गए थे जी। मतलब इन्होंने इस लड़ाई में, जर्मन जो ट्रूप थी, जर्मन ट्रूप का मतलब है जी सोल्जर, सैनिक थे जो जर्मनी के यहाँ पे नम्बिया में, उन्होंने 80,000 हेरेरो को चेज किया। चेज करने का मतलब जी इनके साथ लड़ाई की, और इनमें से केवल और केवल 15,000 लोग बचे थे जी। बाकी के सारे 65,000 जो हेरेरो पीपल थे उनको मार दिया था। तो इसी को बोलते हैं जी नम्बिया जीनोसाइड। ये प्रेजेंट डे में क्या है जी, जो नम्बिया है उसको कंट्रोल करता था जर्मन, जो आज नम्बिया है। ये जर्मनी क्या है, 1884 से लेके 1890 के बीच में जर्मन ने जो प्रेजेंट अभी नम्बिया कंट्री है उसको कॉलोनाइज किया था, मतलब कॉलोनी बनाया था, अपना उपनिवेश, इस पे राज किया करता था। और भी सारा यहाँ पर एरिया था जी, पहले ये इतने सारे एरिया में कवर था, जर्मनी किसको कवर करता था, लेकिन और भी इससे कंट्री अलग अलग हो गए ना बाद में, तो नम्बिया अलग बन गया। जो आज के टाइम में नम्बिया है उसकी बात हो रही है। नम्बिया को इसने 1884 से लेकर 1884 से लेकर 1890 तक इसने अपनी कॉलोनी बनाया था, रूल किया था। बाद में जी जर्मनी इस और सारे रीजन में भी और एक्सटेंड हो गए, लेकिन 1915 तक जर्मनी का रूल चला जी इस नम्बिया पे, 1915 तक, 1915 तक। उसके बाद क्या है जी, ये नम्बिया चला गया साउथ अफ्रीका के कंट्रोल में। साउथ अफ्रीका, ये जी साउथ अफ्रीका यहाँ पे नीचे, ये साउथ अफ्रीका के कंट्रोल में चला गया। और उस टाइम में साउथ अफ्रीका को कौन कंट्रोल कर रहा था? कौन कर रहा था? ब्रिटेन। ब्रिटेन था जी यहाँ पे। ये इंडिया को, साउथ अफ्रीका को ब्रिटेन ने गुलाम बना रखा था अपना। तो 1915 में ये चला गया साउथ अफ्रीका के कंट्रोल में, यानी कि ब्रिटेन में, क्योंकि ब्रिटेन के कब्जे में था कौन? साउथ अफ्रीका। तो अब ब्रिटेन का राज चला जी 75 ईयर तक। फाइनली 1990 में नम्बिया को जी इंडिपेंडेंस मिल गई, आज़ादी। भारत को 1947 में मिली थी जी अंग्रेजों से, और अंग्रेज यहाँ पे 1990 तक रहे जी।
कहाँ पे, नम्बिया में। और ये साउथ अफ्रीका में भी, यहाँ पे आपको पता होगा, हिस्ट्री पॉलिटी की बुक पढ़ी होंगी जी, हिस्ट्री पॉलिटी की आपने पॉलिटी की बुक में दिया एनसीईआरटी में, जो थे जी नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा आपने। इन्होंने विद्रोह किया जी अंग्रेजों के खिलाफ, गांधीयन अप्रोच अपनाई जी इन्होंने, नॉन वायलेंस, अहिंसा का रास्ता अपनाया जो गांधी जी ने अपनाया था। तो नॉन वायलेंस अपनाया और यहाँ से अंग्रेजों को निकाला बाहर। तो इन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाई जी साउथ अफ्रीका में। तो तब ये नम्बिया को भी इंडिपेंडेंस मिली जी। सो व्हाट हैपन्स नाउ, अब क्या होगा जी। देखो जी, जो एट्रोसिटीज़ ये कमिट हुई थी, मतलब अत्याचार हुए थे नम्बिया पे, ये 20th सेंचुरी के फर्स्ट जीनोसाइड था। मतलब 20th सेंचुरी कब से थे, कब से कब तक थी, 1900 से लेके 1999 तक। उसके बाद 21st सेंचुरी चल जाती है 2000 के बाद। तो ये 20th सेंचुरी का फर्स्ट जीनोसाइड था, मास किलिंग थी, जो हुआ था नम्बिया में। जो ये अनाउंस किया जी इसके बाद, आफ्टर द अनाउंसमेंट, जो डिक्लेरेशन अनाउंस की है जर्मनी ने, तो इसे पार्लियामेंट, दोनों कंट्री के पार्लियामेंट रेटिफाई करेंगे। अभी तो जर्मनी ने घोषणा की है कि हम माफ़ी मांगेंगे और ये इतनी राशि देंगे, $1.2 बिलियन की राशि देंगे सहायता के लिए नम्बिया को। तो जर्मनी का अभी पार्लियामेंट रेटिफाई करेगा, प्रमाणित करेगा, और इसका भी, नम्बिया का भी। उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं जी यहाँ के जर्मनी के, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर, वो अपोलोजाइज मांगेंगे जी, माफ़ी मांगेंगे। अपोलोजाइज का मतलब है माफ़ी मांगेंगे, जो जर्मनी ने क्राइम किया था, अपराध किया था नम्बिया के खिलाफ। तो नम्बिया के पार्लियामेंट के सामने ये माफ़ी मांगेंगे प्रेसिडेंट जर्मनी के। तो यही था जी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, स्कोप ऑफ सेक्शन 304B इन डोरी डेथ्स वाइडन बाई सुप्रीम कोर्ट। ये जी आईपीसी आपको पता होगा जी, इसमें एक सेक्शन है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धाराएं हैं, मतलब अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, 1 से के लिए 395 तक, 1 to 395 तक। ऐसे इसके सेक्शन 304B क्लाउज बी में क्या है जी, डोरी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, अगर दहेज के खिलाफ, मतलब पनिशमेंट दी जा सकती है किसी के खिलाफ। तो ये सेक्शन अभी न्यूज में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बढ़ा दिया है जी, 304 का दायरा बढ़ा दिया है इसके अंदर। इसमें क्या लिखा है वो देखेंगे अभी हम। देखो जी, जो डोरी हैरासमेंट होती है, हैरासमेंट का मतलब है जी सताना, किसी को परेशान करना, दहेज के लिए, डोरी के लिए, दहेज के लिए किसी को सताना, ये एक पेस्टिफेरस क्राइम समझा जाता है। पेस्टिफेरस का मतलब है जी डेंजरस, खतरनाक अपराध समझा जाता है, जहाँ पे वुमेन्स को परेशान किया जाता है, उस पर निर्दयता रूप पूर्वक मतलब अत्याचार किए जाते हैं। कोवेटस हस्बैंड एंड इन लॉज, जो कोवेटस का मतलब है जी ग्रीडी, लोभी, जो लोभी हस्बैंड होता है जी, और उसके घर वाले, हस्बैंड के घर वाले, यानी कि जो महिला है उसके ससुराल वाले, इस पे अत्याचार करते हैं वुमेन्स पे, दहेज के लिए, दहेज मांगते हैं। तो इसको पेस्टिफेरस क्राइम समझा जाता है, डेंजरस क्राइम, खतरनाक अपराध। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी इंडिकेट किया है कि जो सेक्शन 304B है, इसमें क्या है जी, इसमें लिखा हुआ है कि, इसमें लिखा हुआ जो भी है उसके कारण जो दहेज से डेथ होती हैं जी, दहेज के कारण डोरी डेथ होती हैं, ये जी इससे लड़ने के लिए क्या है, गवर्नमेंट स्टेप नहीं ले पाई है। ये एक बाधा की तरह काम किया है इसने, हर्डल की तरह, ये रुकावट बनी है जी सेक्शन 304। किसके लिए, डोरी डेथ के जितने भी केस हैं इससे निपटने के लिए, इन्हें एड्रेस करने के लिए। क्यों ये हर्डल क्यों बना जी ये सेक्शन, क्योंकि इस सेक्शन में लिखा है, इस सेक्शन में क्या लिखा है, इंडियन पीनल कोड का ये 304 सेक्शन क्लाउज बी है जी, जो इसमें लिखा हुआ है कि डोरी डेथ के जो भी केस होंगे, दहेज के नाम पे जिसकी मृत्यु होती है जी वुमेन्स की, वो तब मानी जाएगी दहेज के नाम पे डेथ, जब कोई वुमन को जला के मार दिया जाएगा, जला के मार दिया जाएगा, या फिर कोई और बॉडीली इंजरी की जाएगी, घायल किया जाएगा उसे, उसके शरीर को घायल किया जाएगा, या उसकी डेथ हो जाएगी जी, जला के उसको मार देंगे, उसके जो हस्बैंड साइड है और उसके घर वाले हैं जी, वो मार देंगे उसको जला के, या फिर बॉडीली इंजरी करेंगे, अत्याचार करेंगे जी, उस पर घायल करेंगे उसे, या फिर और अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, या फिर कुछ और अत्याचार हो जी वुमेन्स पे, तो उनको समझा जाता है कि हाँ दहेज के लिए इस महिला को मारा गया है। तो ये विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, उसकी शादी के 7 साल के अंदर अंदर अगर ऐसे अत्याचार होते हैं तो ये दहेज के खिलाफ अत्याचार समझे जाते हैं जी, मतलब दहेज के लिए अत्याचार समझे जाते हैं। टॉर्चर फॉर डोरी, मतलब दहेज मांग रहे हैं उसके घर वाले और वुमेन्स के घर वाले दहेज नहीं दे पा रहे हैं, तो अत्याचार के कारण वो महिला को परेशान कर रहे हैं और अंत में मार दिया। तो ऐसे अपराध आते हैं जी किसमें,
सेक्शन 304 में, तो सज़ा होती है फिर हस्बैंड या उनके इन लॉज को सताने के लिए। तो ये तभी समझा जाता है, देखो जी, शी शुड हैव सफर्ड क्रूअल्टी और हरासमेंट फ्रॉम हर हस्बैंड और इन लॉज सून बिफोर हर डेथ इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डोरी। ये जो क्लाउज लिखा हुआ है ना, इसमें ये वर्ड लिखा हुआ है सून बिफोर हर डेथ, अपनी मृत्यु से पहले, जो महिला की मृत्यु है, मृत्यु से पहले अगर अत्याचार हुए हैं उस महिला पे उसके हस्बैंड या उसके घर वालों के कारण, तो ये डॉरी से रिलेटेड केस समझे जाते हैं, दहेज से रिलेटेड, दहेज से संबंधित ही केस समझे जाते हैं, तभी उन्हें दहेज के लिए सजा दी जाती है इस सेक्शन के थ्रू। तो ये जो ये दायरा है ना, ये नैरो बनाता है जी, इसको नैरो बनाता है, संकीर्ण, छोटा। कैसे? देखो जी, कोर्ट ने कहा है अभी, जो ये नैरो व्यू है, संकीर्ण व्यू है सेक्शन 304B का, ये रोकता है महिलाओं को, मतलब महिलाओं को जस्टिस, न्याय दिलाने से। कैसे? कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है कि जो इस फ्रेज लिखी है सून बिफोर लिखा है ना सेक्शन 304 में, तो इसका मतलब है इमीडिएटली बिफोर, मतलब मृत्यु से तुरंत पहले अत्याचार किया है, जब भी वो दहेज के केस माना जाएगा, दहेज का केस। लेकिन देखो जी, अब उसकी मान लो मृत्यु कैसे हुई हो, दहेज के लिए परेशान किया 1 साल पहले और मृत्यु हो गई 1 साल बाद, तो उसे दहेज के केस में नहीं काउंटर किया जाएगा अभी तक, ये सेक्शन ये बोलता है। तो इसलिए एक नैरो व्यू है जी ये सेक्शन 304, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है जी। तो जो इसका इंटरप्रिटेशन है, वुड मेक इट नेसेसरी फॉर वुमन टू हैव बीन हैरास मोमेंट बिफोर सी डेड। तो इसका मतलब है जी, अगर दहेज का अगर किसी पे केस लगाया जाएगा ना, तो ये जरूरी है कि महिला के मरने से पहले उसे सताया गया हो दहेज के लिए, तभी वो दहेज का केस माना जाएगा। तो ये फ्रेज इस तरह से नैरो है जी। तो ये इसमें लेकिन एक चीज़ और लिखी है जी, अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब ये है, अगर उसे मृत्यु से पहले जलाया गया हो या मृत्यु से पहले घायल किया गया हो या फिर उसे सताया गया हो, तो वो दहेज का केस उस पर लगेगा। लेकिन अदरवाइज जो फ्रेज है ये बोलता है या फिर कुछ और भी उसके साथ अत्याचार किया हो तब भी। तो इस जो सेक्शन लिखा हुआ है जी, ये वाला वर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड किया, बढ़ाया है, इसको लिबरल इंटरप्रिटेशन की जा सकती है जी इसके लिए। तो अभी डॉरी जो डेथ होती है जी दहेज के लिए, जो दहेज के कारण जो मृत्यु होती है हमारे इंडिया में कितनी होती है जी, 40% से लेके 15% होमिसाइड केस जो होते हैं जी वो दहेज के कारण होते हैं। 1999 से लेकर 2018 के बीच का ये डेटा है। और 2019 में जी केवल और केवल 2019 में अलोन 7115 केस दहेज के आए थे जी, डॉरी डेथ के, दहेज के कारण जिनकी मृत्यु की गई थी महिलाओं की, उनमें 7115 केस ये दहेज के केस थे जी, जिनके कारण वुमेन्स की मृत्यु हो गई 2019 में। और ये केस रजिस्टर हुए सेक्शन 304B में आईपीसी के। अब नीड ऑफ द आवर क्या जी, ज़रूरत क्या है अभी इस कंडीशन को सुधारने की? यही ज़रूरत है कि जो सेक्शन 304B है इसको कोर्ट लिबरली इंटरप्रेट करे और इसका दायरा बढ़ाए और डॉरी के लिए पनिश करे, दहेज के लिए लोगों को दंड दे, एंड ब्राइड बर्निंग, जो दुल्हन को जला दिया जाता है दहेज के कारण, तो इन ऐसे गधों को सजा दे, सिंपल भाषा में बोलो तो जी। नेक्स्ट है जी, अबसर्ड इंटरप्रिटेशन शुड बी अवॉइडेड। जो इसकी जो बेतुकी इंटरप्रिटेशन है ना 304 क्लाउज की, बेतुकी, अबसर्ड का मतलब है जी बेतुकी, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको हटाया जाए, अवॉइड किया जाए और इसको लिबरल इंटरप्रेट करे। और जो हैरासमेंट और डेथ है इसके बीच की जो दायरा है जी, लिंक है, इसको इंटरप्रेट करे कोर्ट। और जो ऐसे अत्याचार करते हैं जी लोग महिलाओं पे, उनको सजा दी जाए। कोर्ट मस्ट ऑल्सो पुट इंक्रीमेटिंग सर्कमस्टेंसेज बिफोर द अक्यूज एंड सीक हिज रिस्पॉन्स। एक चीज़ और करे जी, कुछ केस ऐसे होते हैं जो क्या है जी, गलत केस, रॉन्ग केस लगा देते हैं दहेज के लिए। महिलाएं क्या है जी, महिलाएं पुरुष पे भी अत्याचार करती हैं। क्या करती हैं कि कभी कभी गलत केस, झूठा केस, फॉल्स केस दर्ज करवा देती हैं पुलिस में और सताती हैं लोगों को, हस्बैंड और उसके घर वालों को। तो ऐसे केस के लिए भी जी ऐसी सर्कमस्टेंसेस हों कि उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी, ताकि वो हस्बैंड है अपने आप को प्रूव कर सके कि वो बेगुनाह है, उसने कोई अत्याचार नहीं किए। तो उसके लिए जस्टिस के लिए भी ये प्रोविज़न होनी चाहिए जी इसमें सेक्शन 304B में। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी इसको इंटरप्रेट किया जाए।
दहेज के कारण क्या है जी, कॉजेज ऑफ डॉरी एंड रिलेटेड एट्रोसिटीज, दहेज के कारण क्या हैं और इसके संबंधित जो एट्रोसिटीज यानी कि अत्याचार होते हैं वो क्या हैं। देखो जी, एक है सबसे पहला ग्रीड, लोभ। लोग क्या करते हैं जी, ब्राइड फैमिली से, दुल्हन की फैमिली से मांगते हैं जी मटेरियल बेनिफिट। आपको भी पता होगा जी, समाज में रहते हो कि बाइक दो, कार दो, ये दो, ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं और अगर नहीं दे दे तो उस पर अत्याचार करते हैं महिला पे। नेक्स्ट है जी इलिटरेसी, एक कारण है दहेज का। इलिटरेसी का मतलब है जी पढ़ा लिखा ना होना, मतलब असाक्षरता। तो कम्युनिटीज़ जो होती हैं जी पढ़ी लिखी नहीं होती और उन्हें नॉलेज नहीं होती इन लॉज की, जो कानून बने हुए हैं दहेज के खिलाफ। लॉज एंड लेजिस्लेशन का मतलब भी कानून ही है जी। तो उन्हें पता नहीं होता, अगर उन्हें अवेयर हो जी, उन जागरूक हों, तो वो क्या है, इन जो अत्याचार होते हैं महिलाओं के खिलाफ तो वो केस दर्ज कर सकते हैं और दहेज का केस चला सकते हैं। लोग इस डर से भी नहीं जाते जी पुलिस के चक्कर में कौन पड़े, तो वो थोड़ा पुलिस से भी डरते हैं जी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से। तो ये लोगों में अवेयरनेस नहीं है जी, कानून के बारे में अवेयरनेस नहीं है, जागरूक नहीं है। तो ये जागरूकता भी फैलाने की ज़रूरत है। तो लैक ऑफ विलिंगनेस टू अधेयर लॉज, कानून से जी क्या है, कानून को मानने के का भी लैक ऑफ विलिंगनेस है। विलिंगनेस का मतलब जी इच्छा की कमी कि कानूनों को माने, ये भी एक बड़ा कारण है जी दहेज के केस जो इतने सारे बढ़ते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है जी, सॉल्यूशन हल क्या है। सॉल्यूशन ये है जी एजुकेट गर्ल चाइल्ड। देखो जी, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ, लड़की जब पढ़ी लिखी होगी तो ऐसे केस कम होंगे और वो क्या जी अवेयर होगी ये सारे केसेस से। नेक्स्ट है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड लॉज। जो सरकार ये इनिशिएटिव लेती है, ये प्रोग्राम चलाती है कि दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, लागू किया जाए अच्छे से, और जो कानून है उनको भी अच्छे से लागू किया जाए। अगर ऐसे केस हों तो उनको सज़ा मिले जो भी दोषी हैं। नेक्स्ट है जी इनिशिएटिंग मास मीडिया कैंपेन्स। एक मास मीडिया अभियान चलाया जाए जी, इंटरनेट पे, फेसबुक वगैरह पे, इन पे सब पे एक ऐसा अभियान चलाया जाए जिससे लोगों को अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए दहेज के खिलाफ, और लोगों को रोका जाए जी, दहेज प्रथा को रोकने के लिए लोगों को प्रमोट किया जाए। यही था जी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है रूल 6 क्लाउज आई ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स 1954। 1954 के ये रूल्स हैं जी आईएएस के लिए। आईएएस जो आप जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस बनोगे, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए ये एक रूल्स हैं। उसके रूल 6 अभी न्यूज़ में हैं। ये न्यूज़ में क्यों है जी, ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये डिपार्टमेंट आता है जी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर। तो इस डिपार्टमेंट ने जी इस रूल्स को इन्वोक किया है। इन्वोक का मतलब है जी यूज करना, प्रयोग में लिया इस रूल्स को, जो 1954 में बनाए गए थे। इस रूल को यूज करके इसने जो वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी जी आईएएस की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है जी, और चीफ सेक्रेटरी अंडर द सीएम, डायरेक्टली अंडर द सीएम काम करता है, चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करता है जी चीफ सेक्रेटरी। और जब सेंटर में आप जाओगे जी, सेंटर में पोस्टिंग होगी आपकी, तो कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है जी हाईएस्ट पोस्ट। कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है आईएएस की, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करता है जी, प्रधानमंत्री के अंडर। तो ये चीफ सेक्रेटरी हैं जी वेस्ट बंगाल के, जिनका नाम है अलाप्पन बंदोपाध्याय। इनको इनकी जी सर्विस को रिप्लेस करने के लिए बोला है, इनको ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से। तो ये क्या केस है जी, देखो जी रूल 6 ये बोलता है, रूल 6 में ये बोलता है कि अगर किसी कैडर ऑफिसर को ट्रांसफ़र करना है या किसी और स्टेट गवर्नमेंट में भेजना है या सेंट्रल गवर्नमेंट में प्लेस करना है, तो जी स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस लेना ज़रूरी है। मतलब जैसे वेस्ट बंगाल से जी इस सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से सहमति ली जाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें सलाह मशवरा करेंगी, और फिर उस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्विस कर रहा है जी, जो ये चीफ सेक्रेटरी सर्विस कर रही हैं, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर या किसी और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या फिर किसी कंपनी में जी जिसे कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है जी, ऐसी कंपनी में भी उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या किसी और स्टेट गवर्नमेंट किसी कंपनी को कंट्रोल करती है तो उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन जब क्या है जी, जब मान लो स्टेट गवर्नमेंट ना माने, डिसएग्रीमेंट हो, सहमति ना हो, देखो जी उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कहे हम नहीं भेजना चाहते इस ऑफिसर को, अपने ऑफिसर को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर सकती है जी। उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंकरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जी।
फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो प्रिवेल करेगा, वही माना जाएगा। अब इससे कंसर्न क्या है जी, परेशानी क्या है? परेशानी ये जी ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है जी, ब्लेटेंट का मतलब है क्लियरली, स्पष्ट रूप से, खुल्लम खुल्ला मिसयूज कर रही है अपनी पावर का, कि वो स्टेट गवर्नमेंट का जो जुरिस्डिक्शन है उस पर एनक्रोच करने का अटेम्प्ट कर रही है, कोशिश कर रही है। इनक्रोच का मतलब है जी अनअधिकार करना। नेक्स्ट क्या है जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस मैटर में कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 में क्या था जी, होम मिनिस्ट्री ने इंडियन पुलिस सर्विस के आईपीएस ऑफिसर को वेस्ट बंगाल कैडर से स्टेट गवर्नमेंट क्या जी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से अटैच किया था कुछ आईपीएस ऑफिसर को। तो ये केस तब भी सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि ये जो लॉ है जी, ये रूल्स है, जो रूल 6 है, 6 क्लाउज आई 1954 का, ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जी इस पिटीशन को, जो याचिका डाली थी, उसको रिजेक्ट कर दिया था। समझ रहे हो? तो ये केस तब भी सामने आया था। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, यही था, बस आपको ये याद रखना है 1954 का जो रूल्स है 6 क्लाउज 1, ये किससे रिलेटेड है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चलेगा जी, अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं भी मानेगी, इतना याद रखना है। चलते हैं जी नेक्स्ट में, नेक्स्ट है चिल्ड्रन अंडर मिड डे मील स्कीम टू गेट एड। एड का मतलब है जी सहायता, असिस्टेंस। जो चिल्ड्रन मिड डे मील स्कीम के अंदर जिन्हें मिड डे मील मिलता था, मिड डे मील का मतलब जी दोपहर में खाना जो मिलता था, मील का मतलब जो बच्चे होते थे अपर प्राइमरी लेवल तक, क्लास 1 से लेके 8 तक खाना दिया जाता है ना सरकारी स्कूलों में, तो ये खाना जो दिया जाता था तो उनको सहायता दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अभी आपको पता हो कोरोना की वजह से स्कूल सारे बंद हैं जी, सारे विद्यालय बंद हैं, और इन स्कूल में जी जो खाना प्रोवाइड किया जाता था, इन बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, तो इनको जो खाना दिया जाता था उनके बदले में जी अब इनको सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों को ₹100, हर एक बच्चे को 100 रुपये देगी जी। अब ये 100 रुपये कब के लिए देगी जी, अभी क्लैरिफाई नहीं किया कितने दिन के लिए देगी। ये मनी लगभग 11.8 करोड़ बच्चों को देगी जी, 1200 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। इसमें जी कैश पेमेंट दी जाएगी डायरेक्टली। ये जो मनी है जी कुकिंग कॉस्ट के अंडर आती है। अभी जैसे जो क्या है कि जो कुकिंग कॉस्ट आती है जी सेंटर अलोकेट करता है उसमें, तो मिड डे मील स्कीम में 2021-22 के लिए जी ये सेंटर ऐड दे रहा है जी, सहायता दे रहा है। इसमें जो कॉस्ट है जी वो कवर होती है, जैसे पल्सेस के लिए, दाल के लिए, वेजिटेबल सब्जियां, कुकिंग ऑयल, साल्ट और कॉन्डिमेंट मतलब धनिया होता है जी, जो उसकी जितनी भी कॉस्ट है वो कवर होगी। अब इशू क्या है जी, इशू ये है, अब आप ये देखो जो चिल्ड्रन को ये 100 रुपये दिए जा रहे हैं, अगर मान लो मंथली भी दिए जाएंगे, महीने में 100 रुपये दिए जाएंगे हर एक बच्चे को, तो एक दिन में 4 रुपये से भी कम की राशि दी जा रही है हर एक बच्चे को। अब आप ही बताओ 4 रुपये में कौन सा बच्चा खाना खा लेगा, जो ये स्कूल में दोपहर में प्रोवाइड किया जाता था स्कूल में, 4 रुपये में क्या खाना मिल जाएगा उसको? नहीं मिलेगा जी, बहुत ही कम राशि है। एक तो ये इशू है जी बहुत बड़ा। तो सेंटर को क्या है जी, उन्हें होम राशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग एग्स, अंडे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल, चना, ऑयल्स, ये न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उन्हें खाना दिया जाना चाहिए। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी मिड डे मील स्कीम क्या है, कब चलाई गई, इसे जानते हैं थोड़ा। सब आप लोग इसके बारे में अवेयर ही होंगे, पता ही होगा 1 से 8वीं तक के स्कूल के बच्चों को जो खाना प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के अंडर प्रोवाइड किया जाता है मिड डे मील स्कीम के अंडर। ये जो योजना जी ये गारंटी देती है कि 1 मील प्रोवाइड की जाएगी चिल्ड्रन को गवर्नमेंट स्कूल में या एडिड स्कूल में जो पढ़ते हैं, या मदरसा सपोर्टेड बाई अंडर समग्र शिक्षा। ये समग्र शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा योजना चलाई थी जी गवर्नमेंट ने, कि सभी बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन दी जाए। उसके अंडर ही ये मिड डे मील स्कीम चलाई जी गवर्नमेंट ने। जो भी सरकारी स्कूल है या सरकार जिन्हें सहायता करती है स्कूलों को, या कोई मदरसा है, उनमें एक टाइम की 1 टाइम मील, एक टाइम का भोजन, मील का मतलब है जी भोजन, फूड प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट सभी बच्चों को। कौन से को? पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक, फ्रॉम 1 to 8th क्लास तक तो प्रोवाइड करेगी जी ये। और ये कम से कम 200 डेज तक, एक साल में 200 डेज तक ये मील प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आपको पता है जी छुट्टियां भी तो होती हैं, जो उन छुट्टियां को काट के 200 डेज तक ये प्रोवाइड करेगी। इस स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट करता है जी? मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब इस मिनिस्ट्री का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है जी, शिक्षा मंत्रालय। तो ये मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती है जी। देखो जी, इससे पहले 1995 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी एज ए नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी, लेकिन 2004 में इसे दोबारा से लॉन्च कर दिया एज ए मिड डे मील स्कीम। इसका नाम रख दिया मिड डे मील स्कीम।
2004 में। तो स्कीम कवर करती है जी, जो स्कीम है ना, योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारा 2013 का, ये स्कीम इसके अंडर भी आती है, इस एक्ट के अंदर। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है जी, इसके टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव, इसके लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब जी लक्ष्य, टारगेट, एम। इसके लक्ष्य हैं जी हंगर और माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना, जो भुखमरी है जी और पोषक तत्व की कमी हो जाती है बच्चों में, उसको निपटाना, उससे निपटना जी, एड्रेस करना है। जैसे जी गरीब बच्चे होते हैं, पुअर, मतलब पुअर पीपल होते हैं, अपने बच्चों के लिए खाना भी वो नहीं दे पाते, गरीब लोग होते हैं, उन्हें मान लो जी मजदूरी ना मिले उन्हें जी, तो वो कमा नहीं पाते, फिर बच्चों को खाना भी नहीं दे पाते और उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते जी खाने में। अगर खाना मिल भी पाता जी, मान लो चावल मिले जी, राइस खा लिए, तो सिर्फ राइस में न्यूट्रिशन नहीं होते ना जी, राइस खा लिए, तो इनको क्या जी, बच्चों को न्यूट्रिशन दिया जा सके और उनकी भूख है जी वो ख़त्म की जा सके, हंगर। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई कि मिड डे मील स्कीम, दोपहर में खाना दिया जाएगा। इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से जो इनरोलमेंट रेशो है वो भी इंक्रीज होगा और स्कूल में अटेंडेंस भी, कि बच्चों को क्या जी, जो लोग हैं समझ के कि हमारे बच्चों को स्कूल में कम से कम खाना तो मिल जाएगा, इस वजह से जो पेरेंट्स हैं जी, माता पिता, उनका एटीट्यूड भी चेंज होगा, बिहेवियर, तो इस वजह से वो बच्चों को स्कूल भी भेजेंगे। और आपको पता है जी खाना दोपहर में मिलता है तो बच्चे रुके भी रहेंगे। ऐसा होता है जी विलेज एरिया में, बच्चे स्कूल तो जाते हैं, बैग रख के फिर भाग जाते हैं, समझ रहे हो, घर आ जाते हैं। तो अगर उन्हें दोपहर में खाना मिलेगा, बच्चे वो खाना भी खाएंगे, रुकेंगे भी, तो इससे बच्चे क्या जी, लोग अपने बच्चों का स्कूल में एडमिट भी कराएंगे, नाम भी लिखवाएंगे, बच्चों का इनरोलमेंट भी बढ़ेगा, एजुकेशन सिस्टम भी इंक्रीज होगा जी और अटेंडेंस भी बढ़ेगी। तो इससे सोशलाइजेशन भी इम्प्रूव होगा जी, इम्प्रूव सोशलाइजेशन अमंग कास्ट। कैसे, देखो जी यहाँ पे जब खाना बनाया जाता है जो गवर्नमेंट स्कूल में, तो ये कुकिंग की जाती है, उसमें जी जो कुक होती है, रसोईया जो खाना बनाती है जी, महिला, उस महिला को जी मोस्टली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिला को अपॉइंट किया जाता है। वो सभी बच्चों के लिए खाना बनाती है, चाहे कोई वहाँ जी जनरल कास्ट से हो या कोई शेड्यूल कास्ट से हो या शेड्यूल ट्राइब से हो या ओबीसी से हो, सब बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं जी। तो इस तरह से ये सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और हारमनी कास्ट के बीच में, जो जाति के बीच में जी हारमनी, मधुर संबंध एक तरह से इंक्रीज करेगा बच्चों में बचपन से ही, क्योंकि बच्चे एक साथ मिल बैठ के खाएंगे, सभी कास्ट के, सभी रिलीजन के, सभी धर्म के, कोई भी धर्म का हो जी। तो इस तरह से सोशलाइजेशन को इंक्रीज करेगी स्कीम, इस वजह से चलाई थी। तो ये क्या है जी, इससे एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगी जी ग्रास रूट लेवल पे, जो महिलाओं, वुमेन है जी, उनको एम्प्लॉयमेंट भी देगी, क्योंकि उनको कुक की तरह अपॉइंट किया जाएगा ना, रसोइया की तरह, वो खाना बनाएंगी तो उन्हें रोजगार मिलेगा। तो इसमें जी मिड डे मील जो रूल्स हैं 2015 के, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं जी कि जो प्लेस होगा, जो मील प्रोवाइड करने का प्लेस होगा, जहाँ पे भोजन दिया जाएगा बच्चों को, वो सिर्फ स्कूल में दिया जाएगा, वो ओनली स्कूल में प्रोवाइड किया जाएगा। जो मिड डे मील स्कीम होगी जी, ये अगर मान लो एक दिन बच्चों को खाना नहीं दे पाए, तो उस दिन गवर्नमेंट क्या करेगी जी, स्टेट गवर्नमेंट 15 दिन के अंदर अंदर उसकी सिक्योरिटी अलाउंस प्रोवाइड करेगी बच्चों को। जैसे मान लो जी आज नहीं दे पाई, 1 तारीख है, अगले 15 दिन के अंदर अंदर उतनी राशि का, मतलब या तो आप पैसा दो जी बच्चों को, तो प्रोवाइड करो, ये भी इसमें है जी प्रोविज़न। नेक्स्ट है जी एक मैंडेटरी प्रोविज़न है जिसका नाम है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है जी, एक स्कूल में जी एक मैनेजमेंट की कमेटी होगी, वो क्या करेगी जी, वो ये एक्ट है जी 2009 का, 2009 का एक्ट है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। इस एक्ट में ये है जी कि जो स्कूल में एक कमेटी होगी, कमेटी में मेंबर होंगे जी, कुछ टीचर होंगे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये कमेटी क्या करेगी, ये देखेगी, मॉनिटर करेगी कि मिड डे मील जो स्कीम है वो लागू हो रही है, नहीं हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसका। ऐसा तो नहीं है सिर्फ कागजों में लिखा है बच्चों को खाना दिया जा रहा है और बच्चों को खाना दिया नहीं जा रहा है। तो ये देखेगी जी हाँ बच्चों को सही में खाना दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, तो ये इसकी छानबीन करेगी जी, मॉनिटर करेगी। नेक्स्ट क्या जी, इसमें न्यूट्रिशन नॉर्म है जी, मतलब बच्चों को पोषक तत्व दिए जाएं, ये इसमें प्रोविजन है जी। जो बच्चे हैं जी 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, 5th क्लास तक के बच्चे, उन्हें 450 कैलोरीज का कम से कम भोजन हो जी, जो उन्हें खाना दिया जाए उसमें 450 कैलोरीज हो। देखो जी भोजन की जो एनर्जी मिलती है उसे कैलोरीज में नापते हैं, जैसे आप चलते हो, डिस्टेंस कवर करते हो, उसको किलोमीटर में नापते हैं ना, तो भोजन से जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी की जो यूनिट है वो है कैलोरी। आपने जैसे 1 रोटी है जी, लगभग 1 रोटी खाते हो आप, 1 चपाती ब्रेड, उसमें 1 रोटी में जी होता है कितना कैलोरी होते हैं, लगभग नॉर्मल जो रोटी होती है जी उसमें 100 कैलोरीज होती है, 100 कैलोरीज एक रोटी में लगभग, समझे। तो ये 1
रोटी में 100 कैलोरी होगी। अब नॉर्मल रोटी की बात हो रही है, ऐसा नहीं है आप इतनी बड़ी रोटी बना दो, आप पूरे तवे तवे पे एक ही रोटी, अब उसकी बात नहीं है। या फिर छोटी सी बना दो जी, चंदिया भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, उसमें 100 कैलोरी नहीं होंगी, कभी सोच रहे हो आप, नॉर्मल रोटी की बात हो रही है। तो ये 450 कैलोरी जो होंगी जी, ये प्रोवाइड करी जाएंगी एक बच्चे को, जो 1 से 5वीं तक स्कूल का बच्चा, और उसमें 12 ग्राम प्रोटीन भी होना चाहिए, 12 ग्राम प्रोटीन भी होना चाहिए जी उसकी डाइट में। और जो छठी से लेकर 8वीं तक के बच्चे होंगे जी, 6 क्लास से 8वीं तक के अपर प्राइमरी स्कूल के, उसको 700 कैलोरीज प्रोवाइड की जाएंगी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जी। और कुछ ये गाइडलाइंस हैं जी कि 100 ग्राम का फूड ग्रेन होगा, 20 ग्राम का पल्सेस, 50 ग्राम के वेजिटेबल, 5 ग्राम के ऑयल, ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों को। और अपर प्राइमरी के लिए ये है जी 150 ग्राम फूड ग्रेन, मतलब 50 ग्राम ज़्यादा फूड ग्रेन, 30 ग्राम पल्सेस, 10 ग्राम पल्सेस हो गई जी 6 से 8वीं के बच्चों के लिए। और 50 ग्राम जो वेजिटेबल दी जा रही थी, इनमें जी 75 ग्राम वेजिटेबल दी जाएंगी 8वीं तक के बच्चों को, 6 से 8वीं तक के बच्चों को। और 7.5 ग्राम ऑयल और फैट दिया जाएगा, ये छठी से 8वीं के बच्चों तक। ये कुछ गाइडलाइंस है जी इसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो यही था इसमें। नेक्स्ट है जी अपना जयंती। जयंती क्या है जी? ये जन्मदिन को वैसे हिंदी में बोलते हैं जयंती, जब बर्थ एनिवर्सरी आती है, पर ये बर्थ एनिवर्सरी नहीं है किसी की। ये जयंती क्या है जी? ये जयंती है जी एक क्रिकेट है जी, क्रिकेट, क्रिकेट बोलते हैं। ये क्रिकेट बैट बॉल खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, ये है जी झिंगर। झिंगर होता है ना, झिंगर या झिंगुर बोलते हैं हिंदी में, झिंगर या झिंगुर। तो ये झिंगुर की प्रजाति मिली जी एक स्पीसीज, जिसका नाम है जयंती। ये अरेक्नोमाइमस शोस्वर 1897 में मिला था जी ये जीनस, उसकी फैमिली का ये जयंती। देखो जी कुछ इस टाइप का जी ये झिंगर जो क्रिकेट है। ये देखो दिखाई दे रहा आपको? कहाँ गया? ये रहा जी, ये जूम करके देखो, अब तो दिखाई दे रहा होगा। तो ये झिंगर है जी, ये क्रिकेट, ये मिला जी, इसका नाम जयंती रखा गया है। और कहाँ पे मिला जी? ये अप्रैल में मिला था जी 2021 में, इसी साल। छत्तीसगढ़ में कुर्रा केव्स हैं जी, कुर्रा केव्स। तो ये कुर्रा केव्स कहाँ जी? गुफाएं हैं जी, पत्थरों की काट के जैसे गुफाएं बना देते हैं ना अंदर, तो ये गुफाएं हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये गुफा याद रखनी है जी, कहाँ पे? कुर्रा केव्स, छत्तीसगढ़ में। इसे किसने ढूंढा था इस क्रिकेट को? जूलॉजिस्ट की टीम ने। जूलॉजिस्ट का मतलब है जी जीव विज्ञानी, जो जीव वगैरह पे रिसर्च करते रहते हैं ना जंगलों में, उन्हें बोलते हैं जूलॉजिस्ट। तो उसकी टीम ने इसको खोजा था, इस क्रिकेट को, झिंगुर को। और ये जयंती नाम इसलिए रखा, एक प्रोफेसर थे जी इस टीम में, जियोलॉजिस्ट की टीम में, जिनका नाम था जयंत विश्वास। जयंत विश्वास के नाम पे ही रखा जी इसका नाम, झिंगुर का नाम जयंती। और देखो जी एक इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट है जी इस क्रिकेट के नाम, मतलब जो झिंगुर है ना क्रिकेट, ये क्या है? जो मेल होते हैं ना, मेल नर होते हैं, मतलब इनमें भी पुरुष और मादा होते हैं, नर और मादा। जो मेल होते हैं जयंती, वो क्या है जी? कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड, मतलब बोल नहीं सकते। और जो फीमेल है मादा, वो सुन नहीं सकती, डोंट हैव ईयर, वो सुन नहीं सकती जी। एक एक्टिविटी होती है जी, ये जैसे झिंगुर है जी, ये इसकी वो है ना पंख, जो इसके वेदर है, ये पंख, ये क्या करते हैं जी? इस पंख को हिलाते हैं, विंग को, फीदर को, और इससे क्या है जी? फिर साउंड प्रोड्यूस होती है। इनका मुंह तो होता नहीं है जी, इसके साउंड तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते मुंह से, पंख हिलाते हैं जी। तो फिर जो ये मेल हिलाते हैं जी, मेल होता है जी, मेल झिंगुर, मेल क्रिकेट, वो पंख हिलाता है। और जो फीमेल होती है ना, फिर फीमेल ये साउंड सुन सकती है, वो तो क्योंकि ईयर हैं जी, उसके कान है, सुन सकती है। वो फिर इसके पास जाती है जी, फिर इनका मिलाप होता है मेल और फीमेल का, फिर इनकी जनरेशन आगे बढ़ती है जी, प्रोडक्शन होता है इनका। तो ये इनके बारे में कुछ फैक्ट है जी। एक चीज़ और है जिसके बारे में, जो ये अरेकोनोमाइमस है, जीनस है, फैमिली है, एक स्विट्जरलैंड के एंटोमोलॉजिस्ट थे जी। एंटोमोलॉजिस्ट बोलते हैं जी जो कीट वगैरह, इंसेक्ट वगैरह पे खोज करते रहते हैं ना, इंसेक्ट पे, कीट वगैरह पे खोज, रिसर्च करते रहते हैं, ऐसे वैज्ञानिकों को बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। देखो जी आपके एसएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं ना, उनमें पूछ लेते हैं कि एंटोमोलॉजिस्ट का क्या मतलब है। यूपीएससी के एग्जाम पे तो बहुत ही मुश्किल है, हाँ पीसीएस के एग्जाम होते हैं जो आपके, पीसीएस के, स्टेट पीसीएस के, उसमें भी पूछ लेते हैं। तो ये स्विट्जरलैंड के स्विस एंटोमोलॉजिस्ट थे हेनरी लुइस फ्रेडरिक डी सॉसवर, इन्होंने खोजी थी जी ये अरेकोनोमाइमस सॉसवर, इन्हीं के नाम पे रखा गया जी, 1878 में खोजा गया है क्रिकेट का। तो यही था जी इसमें आज के टॉपिक। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पे आ जाओ जी। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और आपको सही स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट। जो ये PMI है, मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ये इंडिकेट करती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, कितनी हमारी आर्थिक स्थिति इंक्रीज हुई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो प्रोड्यूस करते हैं जी, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ऐसी कंपनियां, उन कंपनियों में कितनी ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट कह रहा है जी, जो
सेंटर स्टेट को टैक्स देता है, डिवोल्यूशन टैक्स, ये इंक्रीज हुई है जी कंसिस्टेंटली, मतलब कंसिस्टेंट का मतलब है जी लगातार इंक्रीज हुई है 11th फाइनेंस कमीशन से लेकर 15th फाइनेंस कमीशन तक। आपको बताना जी राइट कौन सा है, पहला, दूसरा, दोनों या दोनों गलत। दूसरा बिल्कुल गलत है जी। देखो जितनी 14th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश कितनी दी थी जी, 42% देता था जी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स में से स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन आपको पता है जी 15th फाइनेंस कमीशन ने ये 42 से 41% कर दी। क्यों? क्योंकि जी पहले जम्मू कश्मीर भी एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है जी, यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट संभालता है जी। तो ये 1% इसलिए राशि घटा दीजिए। स्टेट को अब जितना भी टैक्स से कलेक्शन होगा, जितना भी हमारे इंडिया में लोग टैक्स देते हैं और वो गवर्नमेंट के पास जाता है, उस टैक्स में से जी पहले 42% दिया जाता था स्टेट को, सारे राज्यों को। उसका जैसे 100 रुपीज़ आए जी, तो 40 रुपीज़ सारे स्टेट में बांट देते थे, लेकिन अब 41% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये लगातार बढ़ा नहीं है जी, इंक्रीज नहीं हो, 15th कमीशन ने घटा दिया इसको, तो इसलिए गलत हो जाता है। पहला बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा जी, ए। नेक्स्ट है जी, कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट बताना। पहली स्टेटमेंट बोल रही है, जियोलाइट के बारे में हमने पढ़ा था जी, जियोलाइट आर नेचुरली फॉर्म्ड व्हेन द वॉल्केनिक रॉक्स रिएक्ट विद एल्कलाइन ग्राउंड वाटर। जब वैल्कनो होते हैं जी, निकलते हैं रॉक से, चट्टानों से, वॉल्केनो का मतलब जी लावा बाहर आता है, आग वगैरह बाहर निकलती है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसमें से जियोलाइट भी होते हैं, और उस टाइम पे एल्कलाइन के साथ, ये ग्राउंड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जो क्रिया करते हैं जियोलाइट। क्या ऐसा होता है? नेचुरली अकर होते हैं ये, नेचुरल मतलब प्रकृति में मिलते हैं क्या जियोलाइट। नेक्स्ट है जी, नेचुरली अकरिंग जियोलाइट, जो प्रकृति में मिलते हैं जियोलाइट, वो क्या है जी, वो प्योर फॉर्म में मिलते हैं, और इंडस्ट्री में ये प्योर फॉर्म में, इतनी प्योर फॉर्म में नहीं होते जितने ये होते हैं, मतलब शुद्ध निकलते हैं, बिल्कुल शुद्ध, कुछ इम्प्योरिटी नहीं होती जी। इम्प्योरिटी का मतलब कुछ अशुद्धियाँ नहीं होती जिन्हें अलग किया जाए फिर यूज किया जाए इंडस्ट्री में। इसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है क्या, जियोलाइट को। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, 2, 3 एंड 3 ओनली। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है। जब ये नेचुरली अकर होता है जी, निकलता है प्रकृति से, प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसको रिफाइंड करना पड़ता है, और फिर ऑक्सीजन के जो प्लांट होते हैं जी, जो कंपनी होती हैं जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, ऑक्सीजन बनाती हैं, फिर यूज किया जाता है जी। तो दूसरा गलत है जी, 1 एंड 3 बिल्कुल करेक्ट है, बी। नेक्स्ट है जी, हमने करंट अफेयर में कवर किया था जी इसी सीरीज में पहले, ये अगर आपको ध्यान हो तो। नेक्स्ट है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान, जन गण मन, जो बोलते हो ना आप स्कूल में, बचपन में बोला होगा, जन गण मन अधिनायक। खड़े मत हो जाना, अभी मैं बस एक लाइन सुना रहा हूँ। नेल्सन जो नेशनल एंथम है जी, ये फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार 1929 में लाहौर सेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, उसमें गाया गया था क्या, पहली बार। जो जनगण मन है जी, ये हमने 16 अगस्त 1947 को अपने इंडिपेंडेंस के बाद नेशनल एंथम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने अडॉप्ट किया था क्या। नेक्स्ट है जी, जो नेशनल एंथम है, ये हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसी की तरह समझा जाता है इसे। जब 51A क्लाउज सब क्लाउज ए जो है जी, हमारा 51 आर्टिकल है, क्लाउज ए सब क्लाउज ए, उसमें दिया गया है एक ड्यूटी की तरह, फंडामेंटल ड्यूटी है क्या, कि हम जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय ज्ञान है, उसका हम सम्मान करेंगे। रेवरेंस का मतलब जी रेस्पेक्ट, सम्मान करेंगे। ये क्या हमारी मौलिक कर्तव्य है क्या, फंडामेंटल ड्यूटी है क्या। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है, पहला, दूसरा, 1, 3, 3 ओनली, 2, 3। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है। अगर आपने हिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, पता होगा, ये 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस का जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, अधिवेशन, उसमें गाया गया था जी ये, ना कि 1929 में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सेशन कौन सा था जी, कलकत्ता अधिवेशन था या कौन सा था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जी। देखो जैसे इसमें लिखा है ना लाहौर सेशन, कि ये जो अधिवेशन का मतलब है जी मीटिंग, सेशन का मतलब मीटिंग होती थी हर साल कांग्रेस की, अभी भी होती है ये कांग्रेस, वही है जी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज भी पार्टी है। तो इसकी कब, कहाँ पे हुई थी मीटिंग, 27 दिसंबर 1911 को, ये बताना आपको कमेंट सेक्शन में, कलकत्ता में हुई थी या किसी और प्लेस में। तो वहाँ पे पहली बार गाया गया था जी, ये संग किया गया था। जो जनगण मन है जी, ये सबसे पहले जी हमने 24 जनवरी 1950 को, 1950 में अडॉप्ट किया था, ये नेशनल एंथम की तरह, राष्ट्रीय गान की तरह। मतलब हमने अपने इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद ये हमने राष्ट्रीय गान जो अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था, और इसी दिन हमने नेशनल सॉन्ग को किया था। नेशनल सॉन्ग है जी वो वंदे मातरम सुना होगा, वो हमारा राष्ट्रीय गीत है, और ये राष्ट्रीय गान है जी। इनको दोनों को एक ही डेट पे अडॉप्ट किया था, 24 जनवरी 1950। बहुत बार पूछा गया जी ये डेट, और ये बिल्कुल सही है जी, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है
क्लाउज ए में ही दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ी होंगी जी फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51 में लिखा है जी हमारे संविधान के में, लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा आपने। ये ड्यूटियाँ जी कितनी ड्यूटियाँ, 11 ड्यूटियाँ, 11 कर्तव्य हैं जी हमारे। तो इसमें जी सिर्फ 3 ही सही है, सी ओनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी प्रीएम्बल के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी, कौन सी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या प्रीएम्बल जो प्रस्तावना जी, प्रस्तावना बोलते हैं हिंदी में, प्रस्तावना जी जो हमारी, वो क्या हमारे संविधान का हिस्सा है क्या, पार्ट है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है जी प्रीएम्बल हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। जो हमारे संविधान में जो और पार्ट हैं जी जितने भी, तो उनकी तरह सेम लीगल इफेक्ट है क्या प्रीएम्बल का भी। नेक्स्ट है प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। 1948 के जो यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट, मानव अधिकार के कुछ डिक्लेरेशन है, घोषणा है, क्या उसके सिद्धांतों को ये प्रीएम्बल में दिए गए हैं क्या हमारे प्रीएम्बल में। आपको बताना है जी करेक्ट, पहला दूसरा, पहला 1 3 ऑल ऑफ द अबव। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है, ये 2020 में स्टेटमेंट पूछी थी जी ऐसी देखे, क्योंकि जी ये प्रीएम्बल का सेम लीगल इफेक्ट नहीं है, इंडिपेंडेंटली नहीं है। अगर इसे किसी के साथ जोड़ के देखा जाए तब इसका सेम इफेक्ट है जी, किसी और पार्ट के साथ जोड़ के देखा जाए। हाँ ये बिल्कुल सही है जी, ह्यूमन राइट्स जैसे दिए गए जी, जस्टिस दिया गया जी, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, आपने प्रीएम्बल पढ़ा हो तो जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन सेकुलर सोशल, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पढ़ा ही होगा आपने। तो ये इसमें दिया गया जी ह्यूमन राइट के बारे में, तो ये बिल्कुल सही है, 1 और 3 सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है जी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। जो गवर्नर और प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है, क्षमा जो दे देते हैं जी किसी को, कोर्ट ने मान लो जी सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सुना दी फांसी की, और उसे फिर प्रेसिडेंट ही उसे माफ़ कर सकते हैं जी, या फिर गवर्नर। अगर डेथ की सज़ा तो जी सिर्फ प्रेसिडेंट उसे माफ़ कर सकते हैं। तो ये पार्डनिंग पावर में कंपैरिजन करना जी प्रेसिडेंट और गवर्नर की, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना जी, करेक्ट कौन सी है। पहली कह रही है कि संविधान प्रेसिडेंट और गवर्नर को इक्वल समान पावर देता है ग्रांट करने की। देखो जी ये तो गलत वैसे ही हो गया, मैंने अभी कहा था कि प्रेसिडेंट सिर्फ डेथ पेनल्टी को, जो डेथ की मृत्यु की सज़ा दी गई है उसको सिर्फ प्रेसिडेंट माफ़ कर सकते हैं, गवर्नर नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, सेम पावर नहीं है। नेक्स्ट है जी जो पार्डनिंग पावर है वो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो, या गवर्नर स्टेट पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनकी एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं जी। जी हाँ बताओ सही है गलत है। नेक्स्ट है जी Constitution does not provide any mechanism to question the legality of decision of president or governor exercising mercy jurisdiction। मर्सी जुरिस्डिक्शन का मतलब है जी जब सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी किसी दे दी जी, डेथ पेनल्टी का मतलब है जी मृत्यु की सज़ा किसी को दे दी, तो फिर वो मर्सी डाल सकता है जी, मर्सी का मतलब क्षमा याचना डाल सकता है, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, तो उसी को बोलते हैं जी मर्सी पिटीशन या मर्सी जुरिस्डिक्शन है ये प्रेसिडेंट या गवर्नर का। तो आपको बताना है क्या संविधान में ऐसा कुछ नहीं दिया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया जा सके। मान लो जी प्रेसिडेंट ने माफ़ कर दिया किसी को डेथ पेनल्टी, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन नहीं की जा सकती, ऐसा हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। जी हाँ बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ, उसे चैलेंज किया जाए या नहीं किया जाए ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ, ये बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरी भी करेक्ट है, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पहला बिल्कुल गलत है क्योंकि सेम पावर नहीं है इसकी, गवर्नर की और प्रेसिडेंट की। नेक्स्ट है जी डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में दी हुई है, बताना जी डीलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है जी कि हमारे जो इंडिया में जी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कितनी वो रहेगी जी पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन को डिवाइड करता है जी ताकि सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी एरिया में बराबर जनसंख्या रहे। जैसे मान लो जी 543 सीट पे इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, अब हर एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी बांटी गई है जी इतना एरिया, एक एरिया, हर एक एरिया में समान पॉपुलेशन रही। ऐसा नहीं है कि एक एमपी तो 1 करोड़ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, कि मान लो ये जी अपना हिंदुस्तान बना ही लेते हैं, ये जी अपना हिंदुस्तान, तो मान लो जी एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक एरिया इतना है, यहाँ पे 1 करोड़ पॉपुलेशन है, और एक एरिया इतना है जी यहाँ पे सिर्फ 10 लाख पॉपुलेशन है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जी कि एक एमपी तो सिर्फ 10,000 लोगों को, मतलब 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 करोड़ को, तो इसको ही जी बराबर रहे जनसंख्या, तो उसको बराबर करने के लिए डीलिमिटेशन कमीशन बैठता है जी। तो इसने जो ऑर्डर दे दिया क्या उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब इसके डिसीजन के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकता। बताओ जी, ये कह रही है कि कैन नॉट बी चैलेंज, क्या नहीं जा सकता, आपको बताना सही है या गलत है। नेक्स्ट है जी जो डीलिमिटेशन कमीशन जो अपना ऑर्डर देता है वो उसे लोकसभा के या स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा होती है उनके सामने रखा जाता है, पास किया जाता है, और उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, जो भी दे देता है उसे पास करना होता है जी, ये डीलिमिटेशन कमीशन कह देता है जो।
जो लोकसभा में जी जो मेंबर हैं, नंबर ऑफ सीट हैं लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो 2011 की जो सेंसस हुई थी उसके बेसिस पे सेट की हुई हैं क्या? आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, वन ओनली, टू, थ्री ओनली। देखो जी तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2000 की जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी हमारी जो, उसके बेस पे नहीं बल्कि 1976 के बेस पे सेट की गई है जो लोकसभा में नंबर ऑफ सीट है और स्टेट असेंबली में नंबर ऑफ सीट है। जैसे लोकसभा में 543 सीट है, वो 1976 की जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, जो पॉपुलेशन की गिनते हैं जी हर 10 साल में, जो 1976 की, सॉरी 1971, 6 नहीं जी 1 में होती है ना, सो 1971 में जो हुई थी जनगणना हुई थी सेंसस, उसके बेस पे ये सेट की गई है नंबर ऑफ सीट। तो इसका आंसर हो जाएगा जी 1 एंड 2, बिल्कुल सही है जी। सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में किसी में चैलेंज नहीं किया जा सकता इसके ऑर्डर को, और लोकसभा राज्यसभा पास कर देती है जी, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करती। नेक्स्ट बताना जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको सही स्टेटमेंट बतानी जी, करेक्ट। नो कॉन्फिडेंस मोशन को सिर्फ लोकसभा या स्टेट की असेंबली में लाया जा सकता है क्या? ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जाता है, केवल इंडिविजुअल मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। तो ये सही है या गलत है? दोनों की दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है जी, सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नहीं है जी, इतने ही थे आज के टॉपिक।